नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। जनगणना कार्य के लिए फील्ड ट्रेनर, सुपरवाइजर और प्रगणक की नियुक्ति होनी शुरू हो चुकी है। पहला चरण में जो है वो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम करना है और द्वितीय चरण में जो है वो जनसंख्या की गणना करना है। तो पहला चरण का जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें जिला प्रशासन द्वारा टेस्ट एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। तो क्या है प्रश्न और उसके क्या होंगे उत्तर, उन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और ये फील्ड ट्रेनर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो या प्रगणक हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, जनगणना कार्य के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों एवं अन्य जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो इसमें जो नियम का अंतर्गत है वो है बी ऑप्शन हो जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1881 से 2011, मतलब 81 से जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। तो 2011 के मध्य भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से की गई थी? तो ये किया गया था हर एक 10 वर्ष पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 21 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, जो अभी 27 में होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के 2 मुख्य चरण कौन से हैं? तो पहला जो चरण है वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और दूसरा जो है वो जनसंख्या गणना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश के लोगों और घरों से संबंधित सटीक जानकारी एकत्र करना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, जनगणना से क्या लाभ है? तो जनगणना से क्या लाभ होता है? तो इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने के लिए सही जानकारी मिलती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा है, जनगणना 2027 श्रृंखला की कौन सी जनगणना है? तो ये श्रृंखला की 16वीं है, तो सी हो जाएगा। जनगणना की संक्षिप्त परिभाषा क्या है? तो संक्षिप्त परिभाषा है किसी निश्चित समय अवधि में देश के प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की आधिकारिक गणना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर है, जनगणना के प्रथम चरण में कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें प्रथम चरण में जो है कार्य है वो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO हो जाएगा। 9वां है, भारत की जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना मतलब PE हेतु संदर्भ तिथि क्या है? तो इसके संदर्भ तिथि जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2027 का 00 आवर्स। 10वां है, भारत की जनगणना 2027 के दौरान बेघर परिवारों की गणना किस चरण में की जाएगी? तो बेघर घरों की गणना जो है वो द्वितीय चरण में 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के पश्चात किया जाएगा और वो किया जाएगा 11:59 पर तक किया जाएगा। 11 नंबर है, बेघर परिवार की परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ऐसे परिवार जो सार्वजनिक स्थलों में खुले स्थान पर रहते हैं और जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। 12 है, स्वगणना सेल्फ एनुमिनेशन हेतु SE पोर्टल कितने दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा? तो ये रहेगा आपका 15 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। स्वगणना के लिए कौन पात्र हैं? तो स्वगणना के लिए पात्र हो जाएंगे भारत के सभी नागरिक पात्र हो जाएंगे। 14 नंबर है, स्मार्टफोन के लिए न्यूनतम रैम की आवश्यकता कितनी बताई गई है? मतलब जो प्रगणक है जिस मोबाइल पर वो डाटा एकत्र करेंगे उसका रैम कितना होना चाहिए? तो 4 GB का रैम होना चाहिए। HLB का नजरी नक्शा
माने लेआउट मानचित्र किसके द्वारा बनाया जाना है, तो ये बनाया जाना है प्रगणक द्वारा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है नजरी नक्शा में कौन कौन से भवन दर्शाए जाने चाहिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी प्रकार के भवन। भवन क्या है, तो भवन जो है वो है भूमि पर एकल संरचना जिसमें समानता 4 दीवारें और छत हो, तो ये इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है जनगणना मकान क्या है, तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक भवन अथवा भवन का एक भाग जिसकी पहचान एक पृथक इकाई के रूप में की जा सकती है। 19 नंबर है परिवार कितने व्यक्तियों का हो सकता है, तो परिवार जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है, मतलब परिवार में 4 की संख्या हो सकती है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो एक से अधिक हो सकता है। 20 नंबर है संस्थागत परिवार के लिए क्या कोड होता है, तो इसके लिए जो कोड होता है वो 999 होता है। 21 है लेआउट मानचित्र तैयार करने के पहले प्रगणक को क्या करना चाहिए, तो प्रगणक को जो है वो पहले क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, तो ए हो जाएगा। प्रगणक का पहला कर्तव्य क्या है, तो उसका पहला कर्तव्य है क्षेत्र का दौरा कर HLB से परिचित होना, मतलब जो उनको क्षेत्र अलॉट हुआ है उसका दौरा करके उससे परिचित होना है। 23 नंबर है एक भवन में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं, तो एक भवन में जनगणना मकान एक या अधिक हो सकते हैं, तो यहाँ बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 है क्या परिवार का मुखिया महिला हो सकती है, जरूर हो सकती है, तो इसका हाँ हो जाएगा। 25 नंबर है HLO ऐप में जनगणना मकान नंबर किस प्रकार प्रदर्शित होता है, तो वो प्रदर्शित ऑटोमेटिक होता है, 00001 से शुरू होकर क्रमिक रूप मतलब 0001 0002 इस तरह करके आगे ऑटो बढ़ते जाएगा आपका। 26 नंबर है यदि कोई परिवार पीने के पानी के लिए एक से अधिक स्रोतों का उपयोग करता है तो किस स्रोत को दर्ज किया जाना चाहिए, तो वह स्रोत जो है वो आपका बी हो जाएगा, वह स्रोत जिसका उपयोग वर्ष के अधिकांश भाग के लिए किया जाता है, मतलब जो स्रोत का वो वर्ष में ज़्यादा बार यूज करता है उसी का हम लोग यहाँ पर ये करेंगे, दर्ज करेंगे कोड को। 27 नंबर है शहरी क्षेत्रों में पेयजल स्रोत परिसर के पास तब माना जाता है जब वह कितनी दूरी के भीतर हो, तो शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पर आपका 100 मीटर हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर है, तो यहाँ शहरी क्षेत्र है क्वेश्चन में दिया हुआ शहरी क्षेत्र, तो यहाँ 100 मीटर हो जाएगा और वही ग्रामीण क्षेत्र अगर रहता तो यहाँ 500 मीटर हो जाता। 28 नंबर है भवन के अंदर केवल उसी परिवार के लिए शौचालय की सुलभता है तो क्या कोड होगा, तो इसके लिए एक कोड हो जाएगा, तो यहाँ 28 का जो है वो ए हो जाएगा। 29 नंबर है यदि दो अलग अलग परिवार एक ही कमरे को साझा कर रहे हैं तो उनके लिए रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या क्या होगी, तो वो 0 हो जाएगी, काहे कि रहने का कोई भी कमरा इनका नहीं है, इसीलिए ए हो जाएगा 0। 30 नंबर है मकान के स्वामित्व की स्थिति में कोड 1 किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये कोड उपयोग किया जाता है अपना स्वयं का मकान के लिए। 1 अनुसूचित जनजाति ST के लोग किस धर्म में पाए जाते हैं, तो ये सभी धर्मों में पाए जाते हैं, 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर है दंपत्ति की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है विवाहित जोड़े और स्टेबल डी फैक्टो यूनियन, मतलब लिव इन रिलेशन में जो रहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए दंपत्ति में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है अतिक्रमित भूमि पर बने मकान का स्वामित्व कोड क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो कोड होगा वो हो जाएगा अन्य कोड, मतलब 4 कोड भरा जाएगा अन्य कोड। कार जीप या वैन की श्रेणी में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 पहिया ऑटो ट्रैक्टर, ये सभी शामिल नहीं किया जाएगा। वाहन के संदर्भ में यदि परिवार के पास कार नहीं है लेकिन एक सदस्य को उसके कार्यालय द्वारा नियुक्ता मतलब कार दी गई है जिसका उपयोग वह निजी कार्यों के लिए भी करता है, तो
उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। 36 नंबर है, यदि किसी परिवार के पास इंटरनेट की सुविधा केवल पड़ोसी के वाईफाई से या सार्वजनिक हॉटस्पॉट से है तो इंटरनेट पहुंच में क्या दर्ज होगा? तो उसका पहुंच हाँ हो जाएगा, क्योंकि वह इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। 37 है, यदि एक जनगणना मकान का उपयोग पूजा स्थल के रूप में हो रहा है तो उपयोग का कोड क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा गैर आवासीय, बी ऑप्शन। 38 है, यदि एक परिवार में एक पुरुष की 2 पत्नियां उसी घर में रहती है तो विवाहित दंपतियों की संख्या क्या होगी? तो एक पुरुष एक स्त्री और फिर एक पुरुष दूसरी स्त्री, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा दंपतियों की संख्या 2 हो जाएगी। 39 है, यदि एक जनगणना मकान पूरी तरह से व्यवसाय जैसे बैंक के लिए उपयोग हो रहा है तो क्या उस पर HLO के सभी 34 प्रश्न लागू होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, केवल प्रश्न 1 से 9 मकान की स्थिति तक लागू होंगे, बी हो जाएगा। 40 है, मोबाइल नंबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा आपका डी, यह अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए, ये मतलब असत्य कथन है। 41 है, एक परिवार जो खाना पकाने के लिए सौर कुकर का उपयोग करता है उसके लिए ईंधन का कोड क्या होगा? तो ईंधन का कोड हो जाएगा सौर ऊर्जा। 42 है, स्वगणना के क्या लाभ है? तो शीघ्र डाटा संग्रहण, उच्च सटीकता, प्रगणनों के लिए फील्ड कार्य के बोझ को कम करेगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मोबाइल फोन खो जाने या चोरी होने की स्थिति में जनगणना डेटा तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए किस नंबर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा IMEI नंबर, जो 15 अंकों का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 है, जनगणना कार्य के दौरान इंटरनेट उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करें, केवल सुरक्षित 4G 5G डेटा का उपयोग करें, ये आपका सही है, बाकी सभी गलत है। भारत के संविधान में जनगणना शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है 32 बार। ये DC महोदय द्वारा भी ये प्रश्न पूछा गया था, 32 बार। 46 है, जनगणना कार्य में बाधा डालने या गलत जानकारी देने के लिए उकसाने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? तो ये अधिकतम जुर्माना हो जाएगा 1000 रुपये। जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जनगणना रिकॉर्ड की गोपनीयता के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ये प्रावधान है, जनगणना रिकॉर्ड किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और ये गोपनीय है। 48 है, जनगणना के इतिहास में पहली बार स्वगणना को किस कानूनी आधार के तहत अधिकृत किया गया है? स्वगणना जो है वो ये इस बार पहली बार यूज हो रहा है, तो इसका जो धारा है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जनगणना संशोधन नियम 2022 की धारा 6D के तहत। 39 है, जनगणना प्रश्नावली 33 के अनुसार परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज की पहचान कैसे की जाती है? तो ये की जाती है जो अनाज परिवार में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल आदि, तो बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपको मोबाइल बदलते समय पुराने डिवाइस का डेटा नए डिवाइस में चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिवाइस बदलने से पहले पुराने डिवाइस का सारा डेटा सिंक करें। तो ये सिंक करने से क्या होगा, डाटा सर्वर में चला जाएगा और आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के आप लोगों ने देखे, और ये आपका जो जनगणना का कार्य है उसमें बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।